नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं दिनेश कुमार फौजी एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ट्रूथ नॉलेज पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की ये वीडियो उन दोस्तों व भाइयों के लिए है जो यूपी सब इंस्पेक्टर का सपना देख रहे हैं। दोस्तों, अभी जैसा कि सुनने में आ रहा है कि यूपी कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई है 52,699, इसके बाद यूपी एसआई की भी वैकेंसी आने वाली है। दोस्तों, अभी आपको ये बेनिफिट होने वाला है कि जैसे आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो सेम तैयारी यूपी सब इंस्पेक्टर की होती है। जैसे कि इसमें 37, 38, 38 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं, जो कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। टोटल 300 मार्क का ये एग्ज़ाम होता है। यूपी सब इंस्पेक्टर में क्या होता है कि 40-40 क्वेश्चन चारों सब्जेक्ट से आते हैं, जो भी यूपी कांस्टेबल आरक्षी के आते हैं। सेम वही चैप्टर, वही सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, जीएस, मैथ, रीजनिंग। इसमें 40-40 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट आते हैं, जिससे 160 क्वेश्चन हो जाते हैं। ये 160 क्वेश्चन 400 मार्क के होते हैं, यानी कि 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन बैठ जाता है। दोस्तों, इसमें एक बेनिफिट है, यूपी सब इंस्पेक्टर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। लेकिन बेनिफिट के साथ साथ आज मैं इसका चयन प्रक्रिया, इसका फिजिकल और इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो क्या क्या आते हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, इसमें यूपी कांस्टेबल की तरह ही चारों सब्जेक्ट से, हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीएस, चारों सब्जेक्ट से 40-40 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। लेकिन इसमें एक उन्होंने शर्त रखी है कि पर सब्जेक्ट 35% क्रॉस करना ज़रूरी है, यानी कि 40 क्वेश्चन के जो मार्क्स बैठते हैं वो 100 मार्क्स बैठते हैं, उसमें से 35 मार्क्स लाने आपको ज़रूरी हैं। यदि आप किसी भी एक सब्जेक्ट में, यानी कि 3 सब्जेक्ट में अच्छे मार्क ले आते हैं और एक सब्जेक्ट में आपके 34.9% भी रह जाते हैं, तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। यानी कि पर सब्जेक्ट आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 35% क्रॉसिंग करना ज़रूरी है। यहाँ पर यह एक शर्त रखी है, जिस वजह से यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि 35% भी काफ़ी जो है बड़ा बैठ जाता है टारगेट, कि क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है किसी को। हालांकि जिसकी चारों सब्जेक्टों पर पकड़ है कोई उसे दिक्कत नहीं आती, लेकिन जिसकी 3 सब्जेक्टों पर पकड़ अच्छी है, लेकिन किसी की जीएस कमज़ोर है, किसी की हिंदी कमज़ोर है, किसी का वैसे लगभग जीएस कमज़ोर रहती है बच्चे की, मैथ भी ठीक रहता है, हिंदी भी ठीक है, रीजनिंग भी ठीक है, लेकिन मार कहाँ खाता है? जीएस में खाता है। तो दोस्तों, अभी आपके पास बहुत समय है और आपके पास तैयारी करने का बेहतरीन मौका है। जैसे कि चाहे वो आर्मी पर्सन हो, चाहे वो फ्रेशर लड़का हो। आर्मी पर्सन का क्या होता है कि आर्मी पर्सन के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, उनका क्राइटेरिया सेम रहता है, लेकिन उनकी क्या फ़ाइट रहती है, आर्मी पर्सन के ही बंदों में फ़ाइट रहती है। फ्रेशर की फ़ाइट लाखों में रहती है, जो भी बच्चे फार्म भरेंगे 12 लाख 15 लाख, तो उनके बीच फाइट रहती है। आर्मी पर्सन का क्या होता है कि उनके बीच में ही जो फौजी आदमी फार्म भरते हैं उनके बीच में फाइट रहती है, लेकिन शर्तें उनके लिए भी यही हैं, 35% आपको क्रॉस करना होगा और ओवरऑल 50% से तो अब वो हो ही जाता है। यानी कि जब बच्चा सिलेक्शन लेगा तो 50% से तो ऊपर अपने आप ही हो जाते हैं। तो मेन काम जो है इसमें 35% का है। तो दोस्तों, चलो देखते हैं कि कैसे क्या इसमें सिलेक्शन के, या किस तरह से हमें सिलेक्शन लेना आसान पड़ जाएगा। उसी तैयारी में आप कैसे सिलेक्शन ले पाएँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जो फ़िलहाल में जो भी है कांस्टेबल की तैयारी करें, क्योंकि कांस्टेबल के फॉर्म आ रहे हैं। सबसे पहले आप कांस्टेबल लेवल को क्रॉस करें। जब आप उसकी अच्छी तैयारी कर लेंगे, आपका कांस्टेबल में भी नंबर पड़ेगा। जब आपका कांस्टेबल में नंबर पड़ जाएगा तो आप खाली ना बैठे, आपके जैसे आप पेपर दिए, एग्ज़ाम देने के बाद आपकी आंसर की आ जाती है,
उसमें बच्चे को पता पड़ जाता है कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। तो जैसी आंसर की आ गई तो आप ये पता पड़ेगा कि अगर आपके 120 क्वेश्चन हो गए 240 नंबर के, तो आप कहीं ना कहीं आप उसके सिलेक्शन भरा सिलेक्शन से भी ऊपर दौड़ में, तो आप निश्चिंत होकर के फिर दो काम शुरू कर दें। एक तो तैयारी प्लस में हल्की हल्की रनिंग। डेट कभी भी आओ यार, रनिंग से जो है अपना शरीर फिट रहेगा, शरीर फिट रहेगा तो हर काम करने को दिल करेगा। तो आप जो हो, मैं तो ये मानता हूँ कि आंसर की आती हल्की 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 2-2.5 किलोमीटर रनिंग शुरू कर दें। सुबह सुबह जाओ। जब आप 15-20 दिन रनिंग शुरू कर लो, फिर आप हफ्ते में 3 बार 4 बार चलो कर आओगे, वो भी चलेगा। तो आप सबसे पहले यूपी कांस्टेबल की तैयारी करें। उसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, इसमें 160, बस 10 क्वेश्चनों का अंतर है। थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है, थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है। तो आप पहले यूपी कांस्टेबल की तैयारी करिए। अगर आपने बेहतरीन यूपी कांस्टेबल की तैयारी की है तो आपको यूपीएसआई में केवल थोड़ा सा और एफर्ट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सेम यूपी कांस्टेबल जैसा ही पेपर दे देंगे, तो उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा घुमा के देते हैं, बस इतना सा अंतर है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप यूपी कांस्टेबल के फार्म निकलते तो उसको भरना है और उसकी तैयारी के साथ एग्ज़ाम देना। उसकी तैयारी में अगर किसी बच्चे का अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं तो भी, और नहीं बनते वो तो करेगा ही करेगा। तो यूपीएसआई की वैकेंसी कभी भी, अगर आपका यूपी कांस्टेबल में सिलेक्शन भी हो जाता है तो आप ट्रेनिंग में करते करते पढ़ाई ना छोड़ना। कभी आप ये सोचो कि मेरी तैयारी फुल है, तैयारी को रिवाइज करते रहना धीरे 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 धीरे, क्योंकि यूपी सब इंस्पेक्टर के फॉर्म हो सकता है साथ में ही आ जाएं। इसके यूपी कांस्टेबल के वैसे साथ में देंगे नहीं, लेकिन भाई गवर्नमेंट है, कुछ भी कर सकती है। फिर भी आप साथ में आते तो भी, और साथ में नहीं आते बाद में आते तो फिर तो आपकी बल्ले बल्ले, आपको तैयारी का फुल मौका मिलेगा। और अगर 2-4 महीने भी डिले हो गए तो आपकी तैयारी क्या है, फिर डाइवर्ट हो जाएगी। कांस्टेबल की भी तैयारी करी आपने, उसका टेस्ट दिया, आप फ्री हो गए। फिर आप क्या काम करना, आप धीरे धीरे रनिंग करना। आप डेट मत देखना कि भाई हमारा जो है डेट आएगी तब रनिंग करेंगे। अरे यार, आपका शरीर फिट रहेगा तो आप हल्की हल्की रनिंग, चाहे 1 किलोमीटर करें 1.5 किलोमीटर करें, उससे आपका थोड़ा बहुत पसीना निकलेगा तो आप शरीर फिट रहेगा और पढ़ने के लिए आपको ऊर्जा पर्याप्त मिलेगी। उसी के साथ साथ आप फिर एक फ्रेशर की तरह तैयारी में जुट जाएं। फिर हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीएस। तो इसमें क्या होता, आपको हिंदी और रीजनिंग पे काफ़ी अच्छा फोकस करना है, क्योंकि इसके 40-40 क्वेश्चन आते हैं हिंदी और रीजनिंग के। तो उसमें से अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो कोशिश करो 35-35 क्वेश्चन सही हो जाए। हो जाते हैं हिंदी और रीजनिंग में, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि एक हिंदी और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 38-38 क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ये इस तरह का सब्जेक्ट है। तो आप हिंदी और रीजनिंग पे फोकस करें। एसआई में जो सिलेक्शन दिलाती है वो हिंदी और रीजनिंग दिलाती है, क्योंकि कभी भी आपके जीएस में 38-35 क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे। आप हार्डली 25 एंड अबव जा सकते हैं, 25-30। अगर किसी का, अब क्या होता है पेपर में, क्या होता है पेपर 50% ईजी होता है, 25% मॉडरेट होता है और 25% हार्ड लेवल होता है। अब क्या होता है, अगर जैसे इसमें हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीएस, तो इसमें आधा पोर्शन आसान दे देंगे। जैसे मान लो किसी की जीएस आसान आ गई, रीजनिंग आसान आ गई, तो मैथ और हिंदी थोड़ा सा हार्ड कर देते हैं। 2 सब्जेक्ट थोड़ा हार्ड कर देते हैं, 2 आसान कर देते हैं। अब ये पता नहीं आपकी शिफ्ट में क्या हार्ड आएगा क्या आसान। तो जीएस में देखा गया तो बहुत ही रेयर बच्चा है जो 35 या 38 क्वेश्चन कर पाए, क्योंकि नहीं हो पाते। 30 क्वेश्चन पकड़ना मुश्किल हो जाता है, 30-32 क्वेश्चन तक बहुत अच्छी जीएस होगी तब बच्चा पकड़ पाता है। तो हमारे रामबाण क्या सिद्ध होंगे, ये रीजनिंग, हिंदी और मैथ। मैथ में क्या गड़बड़ होती है, मैथ बच्चे पे पूरा आता है लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। अब देखिए, आप 160 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट का टाइम है, तो वहाँ पर अगर मैथ कैलकुलेटिव आ गया तो आप आते हुए भी क्वेश्चन को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको पूरा पेपर अटैम्प्ट करना है। तो इसलिए जीएस में वैसे नंबर नहीं आते कि भाई पूरे जीएस पर कमांड नहीं हो पाते बच्चे, और मैथ हमें छोड़ना पड़ जाता है। तो हमारी कहाँ पर आके फिर दिक्कत, कहाँ पर हमें सपोर्ट मिलती है,
हिंदी और रीजनिंग, क्योंकि ये थोड़े से प्रैक्टिस करने से आसान सब्जेक्ट पढ़ते हैं और जल्दी हो जाते हैं। 40 क्वेश्चन मेरे ख्याल से 20 मिनट में हो जाएंगे हिंदी के, और रीजनिंग के जो 40 क्वेश्चन हैं वो आप 25 मिनट लगा लो अगर अच्छी रीजनिंग की तैयारी। तो 25 और 20 कितने हो गए? 45 मिनट। 45 मिनट। और जीएस में भी आप 40 क्वेश्चन में 20 मिनट लगा लोगे, क्योंकि जीएस में जो आता है टिक करो, नहीं आता तो उसमें कोई ऐसा हल करना तो है नहीं। तो 20 मिनट जीएस के लगा लो। 45 और 20 कितने हो गए? 65 मिनट। तो इससे आपको क्या होगा कि आपको 55 मिनट मिल जाएंगे 40 क्वेश्चन के लिए, यानी कि मैथ को सोल्व करने के लिए 1 मिनट से ज़्यादा टाइम मिल जाएगा एक क्वेश्चन के लिए। तो इसलिए अगर आप हिंदी, रीजनिंग और जीएस की अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका एक तो टाइम बचेगा और एक आपके नंबर बहुत ज़्यादा आएंगे, क्योंकि हिंदी और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 35 35 38 क्वेश्चन करते हैं। बच्चे करते हैं 35 तो मैं लास्ट बता रहा हूँ, 38 भी करते हैं। एक दो क्वेश्चन करते वो 40 है लेकिन वो गलत हो जाते हैं, क्योंकि कितना भी देखो माइंड को आप सेट करके जाओ, फिर भी क्वेश्चन जब हम क्वेश्चन पेपर देने जाते हैं तो माइंड हमारा हैंग सा हो जाता है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो इस वजह से हमारा जो माइंड है उस टाइम उतना वर्क नहीं करता। आप एग्ज़ाम देकर बाहर निकलो, माइंड 200% काम करने लग जाता, अरे यार ये क्वेश्चन तो ऐसा था, चलो। तो इसलिए मैं 35 से और 38 के बीच में बता रहा हूँ, ये आप क्वेश्चन हल करो। फिर मैथ में आप जितना, मैथ को आप सबसे बाद में करो। सबसे पहले क्या करो, अगर आपकी अच्छी तैयारी है आप करो सबसे पहले हिंदी, क्योंकि फ्रेश माइंड है, और हिंदी में आप करो। फिर रीजनिंग करो, या रीजनिंग पहले करो, हिंदी करो बाद में करो। ये दोनों सब्जेक्ट को पहले अटैम्प्ट करना, क्योंकि ये हमारे रामबाण है और कम समय लेंगे। उसके बाद आप जीएस करो। तो जो बचा कुछ टाइम है, ये तीनों चीज़ ऐसी हैं। जीएस हमारी चलो अच्छी हो या ख़राब, देखो पेपर में जो हम याद करके गए उसमें से आएगा तो हम वही कर पाएंगे। तो हमें लेकिन वहाँ पर टाइम कैसे बचाना, हिंदी हम जल्दी कर देंगे, जीएस जल्दी कर देंगे, रीजनिंग और मैथ में टाइम लगेगा। रीजनिंग में इतना टाइम नहीं है जितना मैथ में लगेगा, तो हम क्या रीजनिंग को कर लें, जीएस हो गई, हिंदी हो गई, रीजनिंग हो गई। अब हमारे पास 50 मिनट से लेकर और 1 घंटे के बीच टाइम बचता है। अगर अच्छी तैयारी करे हुए बच्चा तो 1 घंटे टाइम बचा जाता है। 1 घंटे में तीनों सब्जेक्ट कर देता है, 20-20 मिनट में तीनों। लेकिन फिर भी लगा लो, रीजनिंग में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, थोड़ा हार्ड आ जाती है, तो 25 मिनट लगा लो। तो 55 मिनट यानी कि 40 क्वेश्चन के लिए बहुत ही पर्याप्त है मैथ के लिए। फिर आप तसल्ली बख्श मैथ में, उसमें भी क्या करना, आप सबसे पहले 40 के 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करो। देखो कि कहाँ जो क्वेश्चन नहीं हो रहा छोड़ो, 10-15 सेकंड लगाओ बस। अगर नहीं हो रहा तो चलो, अगर आपकी अच्छी तैयारी है पता पड़ गया भाई नहीं हो रहा, उसे छोड़ो। आप 40 के 40 एक बार अटैम्प्ट कर लो, यानी कि आप जब 2 घंटे में 1.5 घंटा बीतेगा तो आपने पूरा पेपर अटैम्प्ट कर चुके। आपको ये तसल्ली होगी कि भाई मैंने पूरा पेपर जो है देख लिया। अब आपके पास 1.5 घंटे या 1 घंटा 40 मिनट के बाद आपके पास 20 मिनट बचते। तो जो हमारे 10-5 क्वेश्चन रहे हैं, छोड़े हैं, उन पे कोशिश करो। एक बार फिर मैथ में आप शुरू से जाओ। आपने जो मैथ देखो, हिंदी, रीजनिंग, जीएस, उसमें गलती के चांस कम रहते हैं। मैथ में फिर दोबारा से जाओ, आप फिर दोबारा से उस क्वेश्चन पेपर को देखो कि मैंने ठीक किया है गलत किया, फटाफट लिख लो। तो आपके वो होने के बाद बीच में जो क्वेश्चन आ रहे हैं आप उनमें टाइम मत लगाना, आप शुरू से फिर चेक करो, हाँ भाई ये ठीक होगा, ये ठीक। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है आपने टिक तो किया है, आजकल जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं उसमें टिक नहीं हो पाता, सेव नहीं हो पाता, तो आपका वो भी चेक हो जाएगा और आप क्वेश्चन जो छूट गए हैं वो भी आ जाएंगे। आप नहीं, आप ढूंढते रहेंगे कहाँ कौन सा क्वेश्चन छूट गया। आप फिर शुरू से मैथ में जाइए, हाँ टिक है आगे बढ़ो, टिक है आगे बढ़ो, चेक कर लो एक बार क्या ये ठीक है, आगे बढ़ो। और जो क्वेश्चन छूट गए उनका भी रिवीजन करो। दोस्तों मैंने तो इसी तरह से किया था, क्योंकि सबसे पहले पूरे क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करो, क्योंकि हो सकता है कितने अच्छे क्वेश्चन हो सकता है एग्जामिनर बाद में आसान क्वेश्चन छुपा के बैठा हो, क्योंकि उसे पता बच्चा शुरू में लगा रहता है, पूरा क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट नहीं कर पाता। तो इसलिए बच्चों एक बार बहुत ज़रूरी है पूरे क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करना। अब आपको पता है कि इस क्वेश्चन पेपर में क्या, फिर आप मैथ को दोबारा से कर लीजिए। मैथ करने के बाद अगर आपके पास टाइम है तो हिंदी और जीएस को एक बार देख लीजिए कि कहीं गलती से हमने
तत्सम शब्द का गलत तो नहीं टिक कर दिया, संज्ञा गलत तो टिक नहीं कर दी, क्योंकि हो जाता है फर्स्ट में थोड़ा सा कि भाई हम गलत करने के चांस बढ़ जाते हैं। तो अगर टाइम है तो चेक करो, नहीं तो कोशिश करो उसी क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो और उत्तर तब दे दो। आपने अगर अच्छी तैयारी करी है, अच्छे प्लेटफॉर्म पर तैयारी करी है, तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप फर्स्ट बार में ही देखते ही आपको इतना तरीका आ जाएगा कि फर्स्ट बार में आप ठीक कर दोगे। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले ऑफलाइन कोचिंग के साथ साथ ऑनलाइन भी कोर्स खरीद लेना है। और जैसे कि कैरियरविल पे अरुण सर अच्छी हिंदी पढ़ाते हैं, मैंने तो वहीं से पढ़ा था, मेरे 34 क्वेश्चन सही हुए थे हिंदी में। जब मैं एक्समैन होकर 34 क्वेश्चन 32 क्वेश्चन इसमें रीजनिंग में सही हुए थे, तो मैं उस आधार पर बता रहा हूँ कि जब हमारा इतना अच्छा रिजल्ट आ सकता है बच्चों, तो आपका भी अच्छा रिजल्ट आएगा। बच्चे क्या समझते हैं कि सब इंस्पेक्टर का लेवल हाई आता, हाई नहीं आता, वो क्वेश्चन को थोड़ा घुमा देते हैं, तरीका चेंज कर देते हैं। जब आप अच्छे प्लेटफॉर्म पर तैयारी करेंगे तो वो आपको इस तरह से तैयार करेंगे कि आप एग्जामिनर की चाल को पकड़ जाएंगे। दोस्तों, हमने तो कैरियरविल पर तैयारी किया था, ऑफलाइन कोचिंग बंद हो गए थे कोरोना में, फिर भी ऑफलाइन जब खुलते थे तो मैथ और रीजनिंग, जीएस, जितना भी हमें मौका मिलता था ऑफलाइन कोचिंग भी लेना है, क्योंकि ऑफलाइन भी बहुत ज़रूरी है। और ऑनलाइन किस लिए ज़रूरी है कि आप खाली बैठे, अब ऑफलाइन में जो क्लास निकल गई, आपकी समझ में नहीं आया कोई चीज़, तो वो क्लास कल नहीं होने वाली। ऑनलाइन में क्या है कि आप 10 बार देख सकते हैं। तो हिंदी और रीजनिंग और जीएस के लिए ऑनलाइन बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस तरह से आप यूपी कांस्टेबल के साथ साथ यूपी सब इंस्पेक्टर की भी तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी बात करते हैं कि कौन सी बुक से हम तैयारी करें। हिंदी के लिए आदित्य प्रकाशन की बुक सही रहेगी आपके लिए, पॉलिटी के लिए, ज्योग्राफी के लिए ये महेश बनवाल की आप बहुत अच्छी है पॉलिटी की बुक, उससे आप तैयारी कर सकते हैं। आप पॉलिटी की जो उसमें बहुत अच्छी तरह से पूरा खोल कर दिया हुआ है, तो उस तरीके से आप उस किताब से तैयारी कर सकते हैं। मैथ में आप किसी भी बुक से आप तैयारी कर सकते हैं मैथ से, जैसे कि ये अपना जो चल रही है अपनी बुक, उससे तैयारी कर सकते हैं। और मैथ में तो क्या होता है कि कहीं से भी आप तैयारी कर लो, केवल तरीके आने चाहिए। क्वेश्चन पेपर में तो वो अपने तरीके से देता है, लेकिन होता उसी के अंदर से ही है। जो भी हम सब्जेक्ट, जैसे परसेंटेज होगा, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, और एलिगेशन हो गया, CISI हो गया, उसमें केवल हमें तरीके आने चाहिए, समय निकालने के, दर निकालने के, मूलधन निकालने के, मिश्र दर तरीके आ गए तो फिर हमें यूनिट कोई भी दे दो, हम उस तरीके से निकाल सकते हैं। तो मैथ की कोई सी भी आप एक बुक लेकर के उससे तैयारी करें। और हाँ, उसमें ये चक्कर में ना पड़े कि आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं उससे आपके सारे क्वेश्चन नहीं कर पाए, तो यार मेरी तो तैयारी है। मैं जो भी बुक होती है उनमें बहुत हार्ड लेवल दिया होता है, ताकि कल को ये ना कह सके कि यार इस बुक में तो कुछ आया ही नहीं। आपको जो कोचिंग के अंदर ऑनलाइन या ऑफलाइन जो पढ़ाते हैं ना, वो सफिशिएंट होता है, उसी पर आप टारगेट करेंगे तो काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाती है। लेकिन क्या बुक में काफ़ी कुछ क्वेश्चन इतने हार्ड दे दिए जाते हैं कि जो बच्चा उनसे थोड़ा सा मोरल डाउन हो जाता है। मैथ हो गया, रीजनिंग की आप कोई भी बुक पकड़ लीजिए। आज बहुत जो टीचर ऑफलाइन या ऑनलाइन चला रहे हैं सब ने रीजनिंग की बुक निकाल रखी है। जो भी टीचर रीजनिंग पढ़ा रहा है, जैसे पीयूष वासने सर हो गए और किरण पब्लिकेशन हो गए, अपना कोई भी है, क्योंकि अपने अपने तरीके से जिसको जो तरीका अच्छा लगा, हमें उत्तर लाने से मतलब है। आपको जो तरीका जिसका समझ में आए उसकी बुक खरीदें, उसी से आप तैयारी करें। आपको 30-35 चैप्टर जितने भी रीजनिंग में होते हैं वो तैयार करने होते हैं, उसी के अंदर से आता है। रीजनिंग में एक बेनिफिट है, कैलेंडर है, कैलेंडर में 3-4 टाइप हो गई, तो कैलेंडर से क्वेश्चन आएगा तो 3-4 टाइप तैयार कर ले तो आपका 1 नंबर श्योर होगा। तो आप किसी भी बुक से कैलेंडर करें, आपकी समझ में आना चाहिए, जिसका समझ में आ जाए उसी की बुक से कैसे भी तैयारी कर लें, तो वहीं से आपको क्या होगा, अच्छा मिलेगा। कहीं ऐसा मत करना कि कुछ तरीके से कहीं तैयारी करें, कुछ तरीके से कहीं। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि कुछ चैप्टर किसी प्लेटफॉर्म पर अच्छे पढ़ाए जाते हैं, कुछ चैप्टर किसी अच्छी पकड़ किसी और की है, तो ऐसे करके आप नोट्स बना सकते हैं और उन नोट्स से आप तैयारी कर सकते हैं।
जहाँ पर आपको शॉर्टकट लगे, अच्छा तरीका लगे, उन चैप्टरों को आप उस टीचर से पढ़ना, और जो दूसरे टीचर के जो सब्जेक्ट अच्छे, जो चैप्टर अच्छे, उनसे पढ़ लेना। उनका एक नोटबुक बना लेना। तो आपने क्या 2-3 टीचरों से जिससे पढ़ा, आसान आसान जो आपको लगा कि भाई ये सिलोलिज्म इसने आसान पढ़ा है तो उसका नोट्स बना लिया। तो इस तरह से आप एक नोट्स बना लें, तो आपने क्या काम करा, दोनों तीनों टीचरों की नॉलेज को एक नोट्स के अंदर पैक कर दिया। जिससे आने वाले समय में आप उससे तैयारी करेंगे तो फिर हर बार आपको प्लेटफॉर्म पर तैयारी करने की ज़रूरत नहीं। अगर बच्चे ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं तो एक बार ही देख लें, फिर बाकी बुक्स जो आपने नोट्स बनाए उससे तैयारी करें। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, ऑनलाइन देखते रहते हैं, जब वो चलता जो ये क्वेश्चन तो हमें आता, नोट्स बनाते नहीं हैं, तो उसमें क्या होता है कि बच्चे फिर कहीं ना कहीं मार खा जाते हैं। आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, ऑफलाइन, एक बार नोट्स बना लिए आप, नोट्स में फिर नोट्स में दिमाग खपाओ, क्योंकि दिमाग जितना चलाओगे नोट्स में तो आपके अंदर उतना ही डाटा सेव होता चला जाएगा। आप सोचते होंगे कि मेरा दिमाग खराब हुए बगैर मैं पढ़ाई कर लूँ, तो ऐसा संभव नहीं है। और दोस्तों ऐसा भी संभव नहीं है कि आपने आज प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लिया, हिंदी की वर्णमाला पढ़ ली तो आप भूलेंगे नहीं। ये भूलना स्वाभाविक है, आप भूलेंगे ही भूलेंगे। उसका तरीका क्या है, आप लगातार प्रैक्टिस करते रहे, रिवाइज एंड रिवाइज एंड रिवाइज। रिवाइज के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। अभी हमें देखिए, अभी हम यूपी सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग कर रहे हैं, अगर हमें वही क्वेश्चन पेपर दे दिया जाए, क्या हम सोल्व कर पाएंगे? भूल गए। लेकिन क्या है कि अगर हम फिर तैयारी करें तो 2-3 महीने में फिर हम उसी लेवल पर आगे खड़े हो जाएंगे। 2-3 महीने लग जाएंगे फिर भी, क्योंकि भूल गए। क्योंकि भूलना एक स्वाभाविक एंड प्राकृतिक प्रक्रिया है। अगर हम भूलेंगे नहीं, डाटा डिलीट नहीं होगा, तो जो हमारी माइंड की मेमोरी है, रैम, इसमें फिर और चीज़ कैसे सेव होंगी? हमारे जो प्रकृति ने दिया है, पुराना डाटा रिसाइकिल बिन में पड़ा रहता है, अंदर सेव हो जाता है, लेकिन वो रिसाइकिल बिन में चला जाता है और नया डाटा सेव होता रहता है। अगर ऐसे प्रक्रिया नहीं होगी भूलने की, तो माइंड में नई चीज़ें जो हमारी वो स्टोर नहीं होंगी, और नई चीज़ें स्टोर नहीं होंगी तो हम ज़माने के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकते। तो दोस्तों, ये जो भूलने की प्रक्रिया है, ये हमारे लिए वरदान है। अगर हम भूलेंगे नहीं तो नया डाटा सेव नहीं होगा, नया डाटा सेव नहीं होगा तो हम फिर ज़माने से कदम मिलाकर नहीं चल सकते। अभी नहीं चल पा रहे इतना होते हुए भी। अब देख लो, नए बच्चे जितने अच्छे तरीके से फ़ोन को चला पा रहे हैं, उस तरीके से हम नहीं चला पाते। तो दोस्तों, भूलना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। उसके लिए एक ही तरीका है, एग्ज़ाम देने तक आपको रिवाइज करना है। एक बार एग्ज़ाम दे दिया, लाइफ में कहीं भी सेटल हो गए, एक बार एग्ज़ाम देने के बाद आप टेंशन फ्री, फिर ये डाटा रिसाइकिल बिन में चला जाएगा। अब हमने जो टेस्ट पेपर देकर हम अब यूपी सब इंस्पेक्टर में आए, अब आईपीसी सीआरपीसी ये पढ़ाई जा रही है, तो वो डाटा अगर डिलीट ना होता तो फिर ये कैसे स्टोर होता? अब हमारी पढ़ाई दूसरे तरीके से स्टार्ट होगी, कानूनी पढ़ाई चल रही है। फिर इसको पढ़ के जाएंगे तो जब हम थाने चौकियों में जाएंगे तो वहाँ पर फिर अलग अलग जब केसेस सामने आएंगे तो अलग अलग तरीके से माइंड परेशान होगा और उसका सॉल्यूशन निकाल कर लाएगा। तो इसलिए भूलना एक हमें वरदान है। तो बच्चों, अगर आप भूलते हैं तो उसका एक ही तरीका है, प्रैक्टिस 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 इज इक्वल टू सिलेक्शन। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, सारी बातें एक वीडियो में नहीं हो सकती। फिर जैसे नोटिफिकेशन आएगा सब इंस्पेक्टर का, ये तो मेंटलिटी मैं ये वीडियो इसलिए बनाई है कि आप यूपी कांस्टेबल के चलते हुए यूपीएसआई की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उस हिसाब से फिर आप और अच्छी तैयारी से जुट जाइए। मैं तो मानता हूँ नोटिफिकेशन इंतजार मत करो, आप यूपी कांस्टेबल भर्ती भी होगे, आप तैयारी करते रहो, कभी तो वैकेंसी आएगी। 2 साल में, 3 साल में, 1 साल में, 6 महीने में, 4 साल में, जैसी वैकेंसी आई तुरंत मोर्चा मार दो। जैसे कि कहना है लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो। अगर आपने लोहा हर टाइम गर्म रख रखा है तो कभी भी हथौड़ा मार दो। तो इसलिए तैयारी को परमानेंट बनाए रखना है। और फॉर्म निकलते ही अब बच्चे क्या फॉर्म का इंतज़ार करते हैं? बच्चों, फॉर्म निकलने के बाद तैयारी नहीं होती। जो बच्चे कंपटीशन में सिलेक्शन लेते हैं, फॉर्म निकलने के बाद तो वो अपना रिवाइज शुरू कर देते हैं। उनकी तैयारी ऑलरेडी हो रखी है तो वो रिवीजन करना शुरू कर देते हैं। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, वो 3 से 4 महीने में 3-4 बार रिवीजन कर देते हैं। और जो बच्चे उस टाइम किताब उठाते हैं तो वो कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों,
जैसा मैंने कहा, मैंने तो केवल आपको एक गाइडलाइन दी है, आप अपने तरीके से अच्छी तैयारी करें। बस मेरा बताने का यही फ़र्ज़ था कि आप हिंदी और रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करें। आप हिंदी रीजनिंग पर फोकस करें और सिलेक्शन से बाहर हो जाएं तो मेरे इस नंबर पर कॉल करके बताना कि मैं सिलेक्शन से बाहर हो गया, बल्कि आप कॉल करके बताएंगे कि मेरा सिलेक्शन होगा। मैंने बताया था, जब मैंने अरुण सर से बात सुनी थी तो मैंने भी सोचा था यार ये कैसे है, मैंने भी विश्वास नहीं किया था, लेकिन जब मैंने सिलेक्शन ले लिया तो मैंने फिर उनको धन्यवाद दिया कि सर गाइडलाइन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक अगली नई वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।